हो गया। शुरू। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं जिला मंच कोरबा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 28 मई को स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जयंती और सर्वप्रथम 1906 में स्वदेशी आंदोलन का शंखनाद इनके द्वारा ही किया गया था। आज शुभ अवसर पर माननीय जिला संघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्री किशोर कुमार बुटोलिया जी का उद्बोधन हमें प्राप्त होगा। सर्वप्रथम स्वदेशी जागरण मंच के जिला सह संयोजक श्री बजरंग बहादुर सोनी जी अमृत वचन बोलेंगे। तत्पश्चात श्री प्रमोद वनकर जी व्यक्तिगत गीत का गायन करेंगे। इसके बाद श्री किशोर बुटोलिया मैं आगे संचालन करने के लिए बजरंग कुमार सोनी जी को बुलाना चाहता हूँ, बजरंग बहादुर सोनी जी को बुलाना चाहूंगा। वो आए और अमृत वचन बोलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं बजरंग सोनी, जिला सह संयोजक स्वदेशी जागरण मंच कोरबा से आप सभी से सिर्फ 2 शब्द कहना चाहूंगा। मेरा तन स्वदेशी, मेरा मन स्वदेशी, मेरा धर्म स्वदेशी हो, इस जागते भारत का हो। जय श्री राम। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे भैया जी को गीत प्रस्तुत करें। मेरा भुवन स्वदेशी, मेरा भूतन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। मेरा भुवन स्वदेशी, मेरा वतन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होए कफन स्वदेशी। मेरा भुवन स्वदेशी, मेरा वतन स्वदेशी। चट्टान टूट जाए, तूफान घुमड़ के आए, चट्टान टूट जाए, तूफान घुमड़ के आए, घर मौत भी पुकारे, घर मौत भी पुकारे, अभी लक्ष्य हो स्वदेशी। मेरा भुवन स्वदेशी, मेरा वतन स्वदेशी। जो गाँव में बसा हो और गाँव में खपा हो, जो गाँव में बना हो और गाँव में खपा हो, जो गाँव को बसाए, जो गाँव को बसाए, वह काम है स्वदेशी। मेरा भुवन स्वदेशी, मेरा वतन स्वदेशी। जो हाथ से बना हो या गरीब से लिया हो, जो हाथ से बना हो या गरीब से लिया हो, जिसमें स्नेह भरा
जिसमें स्नेह भरा हो वह चीज है स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। मानव का धर्म क्या है, मानव का दर्द जाने, मानव का धर्म क्या है, मानव का दर्द जाने। जो करे मनुष्यता की, जो करे मनुष्यता की रक्षा वही स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। कर शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन। कर शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन। बनेगा स्वावलंबी, बनेगा स्वावलंबी। वह नीति हो स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। मर जाऊं तो भी मेरा हुए कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। नमस्कार। आज हम सब एक अच्छे दिन पर हिंदू जागरण मंच इस बैनर के नीचे स्वदेशी आंदोलन के शंखनाद करने एकत्र हुए हैं। स्वदेशी शब्द दो शब्द से बना है, स्व और देश। स्वदेश, स्व अर्थात अपना, देश अर्थात देश, एक भौगोलिक इकाई। अर्थात स्वदेश जब हम कहेंगे तो स्वयं अपने हाथ से, अपने पराक्रम से, अपने भूमि पर निर्मित बातें, वस्तु, पराक्रम, ज्ञान, ये समस्त बातें जो हमारे पराक्रम से हमारे भूमि पर उत्पन्न होती है, उसको हम कहेंगे वह स्वदेशी है। स्वदेशी अर्थात कोई वस्तु नहीं है कि ये वस्तु ही स्वदेशी है। स्वदेशी ज्ञान है। ग्राम का विकास कैसे होगा, यह स्वदेशी है। शस्त्र कैसे बनेंगे, स्वदेशी शस्त्र है। मंगल ग्रह पर जाना है, यान लेकर जाएंगे, अपने टेक्नोलॉजी पर लेके जाएंगे, तो हम कहेंगे ये जो टेक्नोलॉजी है ये स्वदेशी है। तोप कैसे चलेगी, ये हमने तय किया, हमने बनाया, अपने भूमि पर बनाया। अपने ज्ञान से दूसरे के भूमि पर बनी वस्तु को भी हम स्वदेशी नहीं कहेंगे। हमारे भूमि पर बनना चाहिए और हमारे पराक्रम से बननी चाहिए। ऐसी सब बातें स्वदेशी होगी। इसमें एक भूमि शब्द का उपयोग आया, देश शब्द का उपयोग आया। जब हम देश का विचार करते हैं तो पाश्चात्य जगत में और हमारे जगत में बड़ा अंतर है। पाश्चात्य में एक राष्ट्र शब्द नहीं, उनके लिए देश और राष्ट्र एक ही है। हमारे लिए देश और राष्ट्र दो अलग इकाई है। आज हम अगर देश का विचार करें तो हमारा यह देश जिसको हम भारत कहते हैं, विष्णु पुराण में कहा है ये भारत कैसा है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम
वर्ष तद भारत भारती यत्र संतिति। हिमालय पर्वत के दक्षिण में, सिंध महासागर के उत्तर में यह जो भूमि है यह भारत है, यह हिंदुस्तान है। पूर्व में जिसको आर्यावर्त कहते थे, यह जो भूमि है हिमालय से लेकर सिंधु महासागर तक, यह जो भूमि है यह भारत है। यह भूमि कैसी है? तो हम कहते हैं कि यह भूमि पुण्य भूमि है, ये महामंगलमयी भूमि है। ऐसा क्यों कहा? तो कहा कि इसने समस्त विश्व का मंगल किया है। इसके ज्ञान ने, इस भूमि पर उत्पन्न पराक्रम ने किसी का नाश नहीं किया। इसने सदैव किसी को आगे बढ़ाया, जीने की कला सिखाई, किसी को समाप्त नहीं किया। अर्थात कहां तक कि हमारे यहां से जीवन जीना कैसे चाहिए, जिसको हमारे यहां धर्म कहा, मोटे रूप में उसको धर्म कहा, जिसको आज हिंदू धर्म कहते हैं। ये जब ज्ञान लेकर हमारे ऋषि मुनि बाहर गए तो उन्होंने उनको मानना पड़ेगा, अपितु शास्त्रार्थ हुआ है। हमको ध्यान होगा, मंडल मिश्र और शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ कई दिन तक चलते रहा। यानी विचार करने में भी एक हमारी पद्धति है। तलवार के दम पर आपको मानना पड़ेगा, यह नहीं रहा। ज्ञान का स्वातंत्र्य, रुचि के अनुसार स्वातंत्र्य, इस प्रकार का ज्ञान मार्ग लेकर यह देश, इस भूमि के लोग बाहर गए और सबका भला किया। ऐसी महामंगलमयी भूमि है। हमारी भूमि कैसी है? तो अपने भूमि के बारे में ऐसा कहते हैं कि यहां पर देवता भी अवतार लेने के लिए तरसते हैं, देवता भी आने के लिए तरसते कि इस भूमि पर यह जो पुण्य भूमि है, जिसको मोक्ष भूमि कहा है, इस पर हमारा जन्म होता। फिर हमने जब भूमि को पुण्य भूमि कहा तो कहां तक कहा यह मोक्ष भूमि है, ऐसा हमने कहा। एक घटना याद आती है, गंगा नदी के किनारे में एक बार एक लड़के ने डूबकर आत्महत्या कर ली। लोगों ने देखा कि एक लड़का डूब गया, उसमें लोग तुरंत गंगा नदी में कूदे और उस लड़के को बाहर निकाला, उस व्यक्ति को, वो मर चुका था। तो यह कौन है? इसकी खोज हुई तो उसके कपड़े बाहर रखे थे। उसके कपड़े में एक पत्र, तो उस पत्र में उस लड़के ने लिखा था कि मैं यहां पर मृत्यु प्राप्त कर रहा हूं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं यहां, मेरी मृत्यु होती है तो मेरा अगला जन्म यहीं पर होगा। मृत्यु गंगा नदी में डूबकर मृत्यु को आलिंगन कर था। वो युवक था व्यक्ति को भी लगता है कि अगर मेरी मृत्यु इस भारत में गंगा जैसे पवित्र नदी में मेरी अंतिम श्वास हुई तो मेरा फिर से जन्म यहां होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे लगता है ये पुण्य भूमि है, ये मातृभूमि है, भोग भूमि नहीं है। यह हमारी आराध्य है, ये हमारी मां है। इसलिए अपन ने, ये मेरी मां है। यह जो चिंतन है कि यह जो भूमि है यह हमारी मां है, इसकी हमने सेवा करना, यह जो भाव है यह प्रकृति के साथ जोड़ता है। यहां का कण कण पवित्र है, यहां गंगा पवित्र है, हर नदियों की पूजा है, हर वृक्षों की पूजा है, प्राणी मात्र सर्वत्र हर जगह जीव है। रात को पौधों को छूना नहीं, पौधे सो गए हैं। हमारे यहाँ पर संत का नाम ध्यान, वो भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते कुत्ता आ गया। कुत्ता आया, वो भागने लगा तो संत उनके पीछे कटोरी लेकर दौड़ रहे हैं, घी की कटोरी। हे भगवान, घी लगा के सूखी रोटी गले में अटक जाएगी। ऐसे कुत्ते के अंदर भी भगवान देखना और वह रोटी नहीं अटक जाएगी। यह स्वदेशी विचार है। महर्षि अरविंद का विचार आता है कि महर्षि अरविंद ऐसे बैठे थे और अचानक वो चिल्लाने लगे, मुझे मत कुचलो, मुझे मत कुचलो। लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ।
अभी तो ये अच्छे से बैठे थे, अचानक इनको क्या हुआ कि ये तड़प रहे। तो लोगों ने देखा कि सामने घास के ऊपर एक बैल घास को रौंद रहा है और अपने आप को घास मानकर उस घास से एकाकार हो जाना। तो लोगों ने देखा कि जब महर्षि अरविंद शांत हुए तो उनके शरीर के ऊपर बैलों के खूर के निशान थे। यह जो एकाकार का भाव है, यह भाव स्वदेशी है। इस भाव के कारण ही विश्व का मंगल होगा। इसलिए कहा आपने यहां पर कि अगर विश्व का मंगल करना है तो यह भारत जिंदा रहना चाहिए। तो भारत अर्थात जमीन नहीं, यहाँ का विचार जिंदा होना चाहिए। यह जिंदा रहेगा तभी विश्व का मंगल होगा, विश्व की शांति होगी। यह भाव जो है यह स्वदेशी है। ऐसे महापुरुष जैसे जन्म लेने के लिए मैंने कहा अनगिनत हुए। हमारी भूमि अभी भी चिन्मयानंद जी, चिदंबरम जी ने ये कहा इंदौर के भाषण में जब वो वित्त मंत्री हुआ करते थे कि यह देश सदियों से गरीब रहा। अगर हम कुछ निश्चित विचारधाराओं के लोगों का भाषण सुने तो पूरे देश में एक ही बात स्थापना करने की प्रयत्न करते वो दिखाई देते कि यह देश कैसा है, यह सदैव गरीब रहा, शिक्षा में पिछड़ा रहा, ज्ञान विज्ञान में पीछा रहा। लेकिन वास्तविक हमारा देश ऐसा रहा क्या? हम देखते हैं कि हमारा देश उन्नत राष्ट्र रहा, चाहे वो किसी भी विषय में हो। और कितना उन्नत रहा, चाहे शिक्षा हो, चाहे शस्त्र हो, चाहे धन संपत्ति हो, यह सब मामले में, सभी विषय में हमारा राष्ट्र उन्नत रहा। इसलिए हमारे यहां पर हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा। लेकिन बताया कैसे हमारे देश को कि हमारा देश अत्यंत पिछड़ा, अत्यंत हीन। ऐसा क्यों किया? गडरियों के ग्रंथ कहना वे तो ऐसा क्यों किया कि किसी भी राष्ट्र को समाप्त करना है अगर, तो उस राष्ट्र के पुरुषार्थ को समाप्त कर दो। सबसे पहले उस व्यक्ति के मन में, वहां के व्यक्ति के मन में एक बात बैठा दो कि तुम्हारे कुछ नहीं थे, उन्हें कुछ नहीं आता था, उनके अंदर हीन भावना पैदा कर दो। एक बार व्यक्ति के अंदर हीन भाव पैदा हो गया तो वह स्वमेव धीरे 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 समाप्त हो जाएगा। इसलिए काफी लंबे समय से पूरे देश में एक ही बात बैठाने का प्रयत्न किया, तुम्हारे देश था, तुम अज्ञानी थे, विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजित था। अगर हमारा देश भिखमंगों का देश था, हमारे देश में कुछ नहीं था, हमें कुछ नहीं आता था, तो विश्व की सभी शक्तियां हमारे देश पर हमला क्यों करती थी? गजनी 16 बार आकर सोमनाथ जैसे एक मंदिर से गहने लेकर जाता, सोना लेकर जाता। कैसे होता था वो? आखिर हमारे देश में कुछ तो था कि इतने ग्रीक, हूण, शक, यवन टूटते थे भूमि पर, ऐसा कवि ने कहा। हमारे देश में था। और जिन लोगों ने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त की, वो भारत पर कभी पूरा विजय प्राप्त नहीं कर पाए। उसके पीछे कारण क्या था? कि हम शक्तिशाली थे। इस प्रकार का वैभवशाली देश किसने बनाया? इतने वर्षों तक संघर्ष किसने किया? तो हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से महापुरुष हुए जिन्होंने अपने देश को इस स्थान पर पहुंचाया, अपने ज्ञान से वैभव के स्थान पर पहुंचाया, अपने जीवन चरित्र खड़ा किया, अपने के दम पर संघर्ष करके अपने देश की रक्षा। हम गुरु गोविंद सिंह अपने चारों बच्चों को शहीद कर दिया। कभी विचार किया जाए कि आखिर गुरु तेग बहादुर का बलिदान, गुरु गोविंद सिंह का बलिदान, सतीदास मतीदास का बलिदान, आखिर इतना लंबा बलिदान क्यों हुआ? महाराणा प्रताप घासों की रोटी, गुलामी स्वीकार नहीं की। चंद्रशेखर आजाद, उनको लोगों ने कहा कि देखो आपके पास में बंदूक खरीदने के लिए पैसे आ गए, और मैं अभी आपके घर गया था, मां की स्थिति ऐसी है
कि माँ के पास पहनने के लिए साड़ी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पैसे माँ को दे देते तो क्या होता, अच्छा होता। माँ 2 जून की रोटी तो खा लेती, एक साड़ी तो खरीद लेती। तो चंद्रशेखर जी ने कहा, माँ कल मरती है तो आज मरे, लेकिन यह राष्ट्र का पैसा है, यह राष्ट्र के लिए ही काम आएगा और इससे बंदूक ही खरीदी जाएगी। आखिर इतना संघर्ष क्यों, किस बात के लिए? हम बलवंत फड़के को जानते, कितना कष्ट। ऐसे महापुरुषों के कारण ही भारत मां गौरव के सिंहासन पर बैठी। आज हम सबके लिए सौभाग्य का, ऐसी महापुरुषों के श्रृंखला में ही आज के दिन स्वतंत्र वीर सावरकर का जन्म हुआ था। हम विभिन्न महापुरुषों को देखते हैं, कल्पना करना हो तो किसी एक पक्ष पर काम करते हुए वो दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा पहुंचेगा और जब वैभव के स्वरूप क्या होगा, इसका अगर एका दिखाई देती है, विचार की पूर्णता है, तो स्वातंत्र 28 फरवरी 1883 में, मैं सोचता हूं भगवान ने शायद नासिक जिले में उनको इसलिए जन्माया कि भारत मां की नाक सदैव ऊंची रखना हो। ऐसे नासिक जिले में जन्मे, 82 वर्ष वह जीव उस कायाको के साथ में संघर्ष करती है, विभिन्न प्रकार के संघर्ष, विचार की स्पष्टता कि अगर हिंदुत्व समाप्त हो गया तो राष्ट्र समाप्त हो जाएगा। राष्ट्र की अपनी एक पहचान है और वह व्यक्ति अपने पहचान की स्पष्टता, यह देश सनातन राष्ट्र है, यह राष्ट्र किसी ने बनाया नहीं, सनातन अनादिकाल से यह राष्ट्र चला आ रहा है, यह पुण्य भूमि है, यह मोक्ष, यह धर्म भूमि है, यहां की जीवन पद्धति लगातार सनातन वर्षों से चली आ रही है। इसकी स्पष्टता कैसे प्राप्त होगी? स्वतंत्रता भीख मांग सशस्त्र क्रांति से प्राप्त होगी। इसलिए 1904 में संस्था का वो जन्म देते, क्रांतिकारी आगे बढ़ते संघर्ष, शिक्षता कैसे प्राप्त होगा? तो क्रांति के द्वारा, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से प्राप्त होगा। आजादी भीख मांगकर नहीं ली जाएगी। इस प्रकार के स्वतंत्र वीर सावरकर आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जब बंग भंग आंदोलन हुआ 1905 में, यह राष्ट्र 1905 में एक राज्य के भंग होने पर उसे स्वीकार नहीं करता। यह इतिहास में आश्चर्य की घटना है कि जिस राष्ट्र ने 1905 में अपने एक राज्य के विघटन को स्वीकार नहीं किया, उस राष्ट्र ने 1947 में अपने राष्ट्र के 2 टुकड़े को स्वीकार कर लिया। जो राज्य का विघटन स्वीकार नहीं करता, वह राष्ट्र का विघटन स्वीकार क्यों कर लिया उसने? सिर्फ नेतृत्व का अंतर था। उस समय 1905 में जो नेतृत्व था वो था सावरकर जैसे व्यक्ति के हाथ में, लोकमान्य तिलक वाला, ऐसे लोगों के हाथ में वो नेतृत्व, क्रांतिकारियों के हाथ में नेतृत्व, बंगाल का विभाजन, ऐसे क्षेत्र जहां विप्लव ने जन्म लिया, क्रांति ने जन्म लिया था, वो प्रांत का विभाजन स्वीकार नहीं करते। और 1905 में जो विभाजन की मांग थी जो चालू हुई और पूरे देश आंदोलन करेंगे और यह विभाजन प्रांत का ये स्वीकार नहीं करेंगे, उसका आधार क्या था? तो आधार था स्वदेशी, स्वदेशी भाव। विदेशी ने हम आंदोलन, विदेशियों ने हमें विभाजन किया है, हम स्वदेशी का भाव जगाकर इस विघटन का विचार करेंगे, विरोध करेंगे। और हम देखते हैं कि 1906 में पुणे में लोग स्वतंत्र वीर सावरकर सबसे पहले विदेशी वस्त्र की होली जलाते हैं। हमें विदेशी, उस समय वस्त्र बहुत बड़ी चीज थी, 3000 साल तक के
जब ये भारत सोने की चिड़िया थी, तो भारत ने सबसे अधिक मात्रा में अगर किसी चीज का निर्यात किया है, 33% निर्यात विदेश करता था। दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत, और हमारा देश, हमारे हमसे कम चाइना 27% निर्यात करता था। तो भारत ने किस चीज का निर्यात किया था सबसे अधिक? वो था वस्त्र। और जब वस्त्र जाते थे तो वस्त्र बदले कैसे जाते थे? तो सोने के दाम पर। आज हम मीटर में नापते हैं, उस समय वस्त्र किलो के दाम पर, बस उस वेट के बराबर जितना वस्त्र तराजू में एक, इसलिए वस्त्र जाता था, सोना भारत में आता था। कुछ भी चीज बाहर जाएगा तो वो सोना लेकर आएगा। इसलिए पूरे देश में इतना निर्यात हुआ, 33% निर्यात। विश्व का सर्वाधिक निर्यात होने के कारण इस देश में सर्वाधिक सोने का आयात हुआ। ऐसा वस्त्र जो बाहर गया, मुख्य वस्त्र था, कैसा बारीक था तो हम जानते हैं कि वो रेशम के अंगूठे के अंदर से पूरी साड़ी निकल जाती थी। ऐसे हमारे कारीगर। और इन वस्त्रों का जो विदेशियों ने कब्जा किया, मिले उनकी उंगलियां काट डाली, ये सब कुछ हुआ, तो विदेशी वस्त्र का बहिष्कार, मिलों को खत्म करना। यहाँ का प्राण अगर कुछ है आर्थिक विकास का तो वो वस्त्र है। इसलिए अंग्रेजों ने वस्त्रों को खत्म किया, इसलिए विदेशी वस्त्रों को ही जलाना। और स्वतंत्र वीर सावरकर ने पुणे में सबसे पहले 1906 में वस्त्रों की होली जलाई और नारा क्या दिया? वंदे मातरम। यानी एक वस्तु का बहिष्कार और प्राण क्या? मां की वंदना। प्रणाम करेंगे तो मां को। उस में भी नारे स्वतंत्र वीर सावरकर जिंदा रहे ऐसा नहीं लगा, लोकमान्य तिलक के नारे नहीं लगे। नारा सिर्फ एक था, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस भाव को जगाकर और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बहिष्कार करना, इस भाव से वो आंदोलन प्रारंभ। तो 11 तक यह आंदोलन चला। हम लगातार देखते हैं स्वतंत्र वीर सावरकर सशस्त्र क्रांति में लगे रहे। उसी समय 1857 के आसपास में 1857 में क्रांति हुई थी। हम सब जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम। सावरकर जी वहां से उठकर विदेश चले गए। विदेश में जाकर उन्होंने सभी जो भारतीय लोग थे उनको एकत्र किया, इंडिया हाउस बनाया और इंडिया हाउस में रहने लगे। लेकिन उस समय 1857 की जो क्रांति थी, जहां भारत के लोग कहते थे स्वतंत्रता संग्राम है, तो अंग्रेजों ने सिद्ध किया कि यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, यह गदर है, इसमें कोई देशभक्ति नहीं है, यह तो लूटपाट है, अत्याचार है। इस प्रकार की स्थापना करने का प्रयत्न किया। सबसे पहले अगर किसी ने विदेश की धरती लंदन में 1857 के स्वर्ण जयंती के ऊपर भाषण दिया और यह सिद्ध किया कि 1857 की क्रांति यह स्वतंत्रता संग्राम है, यह गदर नहीं है, उसको सिद्ध करने वाले स्वतंत्र वीर सावरकर थे 1907 में, जिन्होंने इस बात को किया। लगातार संघर्ष। दुनिया का एकमात्र व्यक्ति जिस व्यक्ति की किताब लिखने के पहले, छपने के पहले ही प्रतिबंधित हो गई, ऐसे अगर कोई व्यक्ति थे तो वो स्वतंत्र वीर सावरकर थे। किताब छपी नहीं है, पूरे दुनिया में प्रतिबंध हो गई वो किताब। एकमात्र क्रांतिकारी जिसको दो आजीवन कारावास हो गई। 1910 में, दिसंबर 1910 में और जनवरी 1911 में दो कारावास। अंडमान जाते हुए समुद्र में कूदना, मैंने तो कभी जीवन में समुद्र देखा नहीं था। जब देखने का अवसर मिला तो डर लगता था, उतने विशाल समुद्र में कूद जाना, यानी कल्पना करें कितना बड़ा साहस। और उस साहस के साथ में बिना चिंता किए जिसका स्वभाव होगा, यानी किसी विद्वान ने कहा है कि जीवन का पासा बेधड़क फेंक दो, चाहे वो जैसा भी गिरे। ऐसा मार्ग लेकर चलने वाले कोई व्यक्ति दिखाई देते तो वो स्वतंत्र वीर सावरकर। काला पानी की सजा, मुझे सौभाग्य मिला है वो अंडमान जेल देखने का। रोंगटे खड़े होते हैं। जिस कमरे में उनको रखा गया था,
इतना ही बड़ा शायद वो कमरा रहा होगा, लेकिन उस कमरे की एक विशेषता थी जिसके कारण स्वतंत्र वीर सावरकर को उस कमरे की विशेषता ये थी कि जब भी वो जगते थे तो किसी न किसी व्यक्ति को फांसी लगाने ले जा रहे हैं, वो रोज मरते हुए फांसी लटकते हुए व्यक्ति को देखते थे, वो देखे इसलिए वो कमरे में उनको रखा गया था। ऐसे महान क्रांतिकारी ने अपना 82 वर्ष का जीवन काल इस राष्ट्र की सेवा में लगा दिया। 1857 के जब पूरे 100 वर्ष हुए, दिल्ली में भाषण हुआ तो पूरे देश से मुख्य वक्ता अगर कोई था तो एक स्वतंत्र वीर सावरकर थे, दिल्ली में जिन्होंने भाषण दिया। और इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे क्रांतिकारी के ऊपर स्वतंत्र सरकार ने, भारत की स्वतंत्र सरकार ने उनके ऊपर देशद्रोह लाया था, झूठे आरोप में फंसाया। देश स्वतंत्र हो गया है, भारत की सरकार है, और ऐसे क्रांतिकारी के ऊपर में दुष्ट आरोप लगाए गए। लेकिन सरकार हारी और फिर सरकार ने माफी मांगी सावरकर जी से कि हमसे गलती हो गई। यह हमारा दुर्भाग्य है। ऐसे महान दिन पर, जयंती पर हम सब यहां एकत्र होकर उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं के बताए मार्ग पर। कौन सा मार्ग है? किस देश की पहचान और इस देश का आधार रखेंगे। देश की पहचान है हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, यहां की जीवन पद्धति, और आर्थिक दृष्टि से या भावात्मक दृष्टि से हो, और चाहे ज्ञान की दृष्टि से हो, चाहे साहित्य की दृष्टि से हो, चाहे जीवन का दर्शन हो, वह स्वदेशी इस देश का होना चाहिए। हम जब 1947 में आजाद हुए, हमारे साथ में 2 और राष्ट्र आजाद हुए। एक था जापान। अमेरिका ने अच्छी बम्बार्डिंग की थी। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में उसने अपने निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए, और मई 1948 के आसपास में इजराइल आजाद हुआ। हम तीनों आसपास में आजाद हुए। इजराइल आजाद हुआ तो 1700 वर्ष की गुलामी के बाद आजाद हुआ। इजराइल जब आजाद हुआ तो उसके पास कोई भूमि नहीं थी, उसके पास कोई सेना नहीं थी। एक भाव था कि अपने राष्ट्र को खड़ा करेंगे। इसलिए जब भी एक इजरायली दूसरे इजरायली से मिलता तो कहता कि अगली बार यरूशलेम में मिलेंगे। एक भाव लेकर 1700 वर्ष ऐसा समाज जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास में सेना नहीं है, वह खड़ा हो गया। एक भाव। जापान आजाद हुआ हमारे साथ में, और हम आजाद हुए। जब हम आजाद हुए तो हमसे कल्पना कैसी की गई। विश्व के एक बहुत प्रख्यात वायलिन वादक हुए मेरुलिन नाम के, उन्होंने आजादी के बाद में यह कहा कि भारत की स्वतंत्रता विश्व के त्रस्त मानव की आशा की किरण है। अब यह जो वाक्य है कि भारत जो स्वतंत्र हुआ है तो त्रस्त मानवता की आशा की किरण है, यानी भारत से कोई आशा थी। लेकिन हम जब आजाद हुए तो हमारे देश की स्थिति कैसी थी? हमारे देश की स्थिति, हम कौन है यह हमें नहीं मालूम, हम देश है यही हमें नहीं मालूम। इजराइल खड़ा हुआ है, उसके पास भूमि नहीं है, लेकिन उसे मालूम है हम कौन है। जापान पूरा बर्बाद हो गया, लेकिन उसे मालूम है हम कौन है। दोनों को मालूम है हमें कहां जाना है। और हम जब आजाद हो रहे हैं तो हम कहते हैं हम कौन है? हम तो पिटे पिटाए गुलामी के, जिनका कुछ इतिहास नहीं रहा, ऐसे लोग हैं। हम तो देश ही नहीं है, हम तो देश ही नहीं है। 1890 के आसपास में उन्होंने अपने एक किताब लिखी, ए नेशन इन मेकिंग, एक राष्ट्र बन रहा है। वो क्या लिखते हैं उसमें? वो कहते हैं कि हम एक राष्ट्र बन रहे हैं, अर्थात हम राष्ट्र नहीं है,
हम राष्ट्र बन रहे हैं। इस आधार को लेकर राष्ट्र की गति यात्रा प्रारंभ हुई। हमें कुछ आता नहीं। हमारी स्थिति कैसी थी? हम जब प्रारंभ हुए अपने देश में तो हमें अपने ग्रंथों के अध्ययन की भाषा नहीं। इस प्रकार की स्थिति में हमारा जीवन, राष्ट्र का जीवन प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों का इतिहास हम पढ़े तो हम इतने गरीब थे ऐसा बताया। अभी अभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कि हमारी स्थिति कैसी है, उन्होंने बताया कि हम 72वें स्थान पर हैं गरीबी में। हमारा क्रम 72 है। और सबसे रईस देश कौन है? सबसे रईस देश विश्व का अगर कोई है तो वह है स्विट्जरलैंड। दूसरे नंबर पर स्वीडन और तीसरे नंबर पर डेनमार्क और चौथे पर स्पेन, उसके बाद अमेरिका है। और हम गरीबी में 72वें नंबर पर। स्विट्जरलैंड में क्या होता है? कुछ नहीं होता। हमेशा बर्फ है तो जमीन को धूप मिलती नहीं, इसलिए पत्थर हो गई ये जमीन, पैदावार कुछ होती नहीं, उत्पादन कुछ होता नहीं। एक बार बड़े हिम्मत करके स्विट्जरलैंड ने घड़ी का निर्माण किया। स्विट्जरलैंड की घड़ियां बनने लगी, लेकिन चाइना ने अपनी घड़ी वहां फेंक दी। किलो के भाव से चाइना की घड़ी मिलने लगी और स्विट्जरलैंड की घड़ी उद्योग भी खत्म हो गया। आज के पास उनके पास में कोई उद्योग नहीं है, कोई पैदावार नहीं है, लेकिन वो विश्व का सर्वोच्च सबसे धनी देश है। मैं स्वीडन में रहा। स्वीडन की स्थिति भी ऐसी है। कैसा देश है? 2 महीने रहने के बाद में मैंने 4 दिन शायद धूप देखी स्वीडन में। बादल ही बादल छाए हुए, 5-7-10 घंटे के लिए उजाला हो गया तो हो गया। हमारा देश कैसा है? हमारा देश वातावरण से भरा हुआ है, प्राकृतिक वातावरण से। सब प्रकार की खनिज है। अभी एक रिसर्च हुआ है, खोज हुई है, उसमें उन्होंने बताया कि हमारे देश में इतना गैस है कि अगर हम सभी गाड़ियां गैस से चलाने लग जाएं, सिलेंडर से में गैस जलाने लग जाएं, देश में गैस की कमी नहीं होगी। इतना गैस का भंडारण भारत में मिला है और जल्दी ही ऐसे राजस्थान में मिल रहा है। यानी देखनी है तो भारत में, सबसे ठंडी देखनी है तो भारत में, बरसात देखनी है तो भारत में, उमस देखनी है तो, ऐसा सुंदर देश प्राकृतिक से भरा हुआ, लेकिन हम 72 नंबर के गरीब हैं। और 1952 से हम लोग पंचवर्षीय योजना ऐसे चलाते हुए 11 पंचवर्षीय योजना हमने चलाई। और उसका उद्देश्य था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था प्रथम पंचवर्षीय योजना चालू करते समय कि इस पंचवर्षीय योजना के बाद इस देश में कोई गरीब नहीं रहेगा, गरीबी समाप्त हो जाएगी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि 11 पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई, लेकिन गरीब खत्म नहीं हुआ। अर्जुन सेन गुप्ता, इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, बहुत बड़े, सरकार ने उनको आयोग को बनाया और उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। वो रिपोर्ट जब आई संसद में तो उस समय हमारे देश की आबादी 115 करोड़ पर थे हम लोग। उन्होंने कहा था कि इस देश में 84 करोड़ लोग गरीब है। और उसमें जो आंकड़े बताए वो इतने खराब थे कि दुख लगता है कि आदमी के खर्च के लिए 10 रुपया नहीं। लेकिन हम पहले से गरीब नहीं थे, पहले से अमीर थे। वो अमीर कैसे थे? अंग्रेजों के इतिहास में आता है कि 1750 में रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज अधिकारी भारत में आए, उनका ट्रांसफर फिर इंग्लैंड हो गया, तो वो यहां से गए। सामान लेके आ रहे हो तो आपको रानी को देना होगा। इनके मन में बेईमानी आई और इन्होंने रानी, इनके ऊपर में केस, न्यायालय में केस चला। बताते हैं कि उसके दस्तावेज है। पूछा गया कि तुम क्या, तो रॉबर्ट क्लाइव
900 पानी के जहाज सोने हीरे जवाहरत लेकर आया। 900। तो कहते हैं, उन्होंने कहा कि डोंगी लाई क्या छोटी छोटी? तो रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि नहीं, में 70 मैट्रिक टन सोना। एक इतना सोना लेकर वहां जाता, हीरे जवाहरत मोती अलग। ऐसे 34 रॉबर्ट क्लाइव आए और यहां से गए, और उनके पहले पता नहीं कितने मुगल गजनी जैसे लोग आकर लेके चले गए। किसी समय हमारा देश ऐसा था, आज कैसा है तो 72वें गरीब स्थान पर है। वो कौन सा तंत्र था? अंग्रेजों ने कैसे गुलाम बनाया इस देश को? ये सब हमने सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि अंग्रेजों ने जो भी काम करना हो बड़े नियम से किए। यहां पर जैसे गाय को मारना, डंडा मारोगे तो सजा है। गाय को आप डंडा नहीं मार सकते, सजा है उसके लिए। लेकिन कत्ल खाना में कत्ल कर सकते हो, क्योंकि उसका कानून है। कत्ल खाना में गाय काटी जा सकती है। ऐसे कानून बनाए, 34,735 कानून अंग्रेजों के बनाए हुए इस देश में चलते थे। इस देश को लूटने के लिए, इस देश को गुलाम बनाने के लिए यह कानून चले। इस देश को गुलाम बनाने के लिए, लूटने के लिए कोई अंग्रेज ही नहीं थे। ये क्लाइव लाइन ने अपने डायरी में लिखी, रॉबर्ट क्लाइव ने, कि जब हम सिराजुद्दौला को चले लूटने के लिए, तो उसने लिखा कि 340 अंग्रेज सिपाही थे, आगे आगे चल रहे थे। 18,000 की भारतीय सेना थी और मैं आगे आगे था, और दोनों तरफ कलकत्ता में वहां भारत के नागरिक थे। और जब हम रोड से जा रहे थे तो लोग ताली बजा रहे थे। 340 अंग्रेज, 18,000 भारतीय, और जनता ताली बजा रही। उसने अपने डायरी में लिखा है कि अगर एक एक मर जाते, अर्थात सेना भारत की, ताली बजाने वाले भारत के, संपत्ति भारत की, लेकिन हम गरीब हुए। सदियों से जो अमीर था, एक तो कि ये गलत कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, गलत है। चिड़िया नहीं थी, यह सोने का महासागर था। ऐसा महासागर अध्ययन करना चाहिए। और ऐसा बना कैसे? तो वह कौन सा तंत्र था, कौन सी पद्धति थी? वह जो तंत्र था, वह जो पद्धति थी, वही स्वदेशी है। तो जब हम स्वदेशी का विचार करते हैं तो वस्तु नहीं होता। अपन ने भी गीत गाया, मेरा भाव हो। विचार करने, यह प्रकृति कैसी है, मुझे जीवन कैसे जीना है, जिस प्रकृति के साथ स्वदेशी भाव क्या है, तेन तक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक उपभोग करूंगा इस प्रकृति का। यह स्वदेशी जागरण मतलब प्रत्येक व्यक्ति का जीवन त्याग पूर्ण जीवित हो। मुझे जितनी आवश्यकता है उतनी ही प्रकृति से लूंगा, यह भाव। प्रत्येक महिला मेरी मां है, यह भाव। सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है, यह भाव। यह जागरण करना स्वदेशी है। वस्तु तो सिर्फ आर्थिक गुलामी से बचने का साधन है। तो जब हम स्वदेशी जागरण मंच, इसका कार्य ऐसा सोचते हैं, और आज हम जिस बात में चल रहे हैं, तो भाव स्वदेशी, मेरा हो, मेरा तन स्वदेशी। भाव के द्वारा यह जो शरीर बने और इस शरीर से जो कृति हो, वह भी स्वदेशी होनी चाहिए, अर्थात इस देश को आने वाली हो। तो मेरा जीवन का प्रत्येक पल स्वदेशी, मेरे जीवन के प्रत्येक पल का भाव स्वदेशी। तन पर रहने वाली प्रत्येक वस्तु जो उपभोग करता है, से प्रारंभ होकर अन्न से लेकर गाड़ी मोह, जो भी चीज है, वह भी स्वदेशी। यह अपन ने किसी कवि ने कविता है, मेरा भाव स्वदेशी और मेरा जीवन
विकास स्वदेशी हो, जीवन का पल पल विदेशी हो। यह राम प्रसाद बिस्मिल कह रहे हैं, और यह कविता लिखी कहां उन्होंने? जेल कर लिखी, जिसको आज हम गा रहे हैं। इसलिए जब हम यात्रा प्रारंभ करते हैं, जैसे किसी घर के ऊपर में सीढ़ी लगी हुई है, जमीन से घर की छत तक के, और हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं, तो सीढ़ी चढ़ना हमारा लक्ष्य नहीं है, छत पर पहुंचना हमारा लक्ष्य है। अगर सिर्फ सीढ़ी चढ़ना लक्ष्य रहा तो हो सकता है कि हम पहले पायदान दूसरे पायदान पर रुक जाएं, लेकिन जब लक्ष्य रहेगा कि छत पर पहुंचना है, तो मैं अंतिम सीढ़ी के पायदान तक पहुंच के छत पर पहुंचूंगा। इसलिए जब भी स्वदेशी जागरण मंच के जागरण का भाव आता है, तो अंतिम लक्ष्य है छत, यानी मेरी सिंहासन पर बैठे स्वदेशी के भाव के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। यह चालू करना और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करूंगा, ये मेरी सीढ़ी। मैं कहीं से शुरू तो करूं, एकदम 10वीं सीढ़ी पे नहीं चढ़ जाऊंगा। तो पहली सीढ़ी क्या है? मेरे घर में कोई विदेशी चीज नहीं है, मेरा घर स्वदेशी घर है। नहीं है, मेरे घर की प्रत्येक वस्तु स्वदेशी, मेरे घर का व्यवहार स्वदेशी है, मेरा भाव स्वदेशी, बोलता हूं कहता हूं उसमें स्वदेशी भाव है। इस प्रकार मैं अपने जीवन को परिवर्तित करते हुए इस संपूर्ण राष्ट्र के